बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, और उसी के लिए आज हम स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये है आपका सिलेबस, इसमें से सिर्फ हैक ड्राइवर डिलीटेड है, बाकी आपके यहाँ तक 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं और लास्ट में है आपका ये प्ले। तो हमने कोशिश की है कि जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम सिर्फ उनको रिवाइज करेंगे। जैसे आपके ये जो फर्स्ट 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं इसमें से हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए हैं, और जो प्ले है इसके 3-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा हमने फर्स्ट फ्लाइट के बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं। ग्रामर की सीरीज आपके लिए रेडी है, हमने 7 सीरीज तैयार किए हैं, और लेटर राइटिंग और एनालिटिकल पैराग्राफ जो कि क्रिएटिव राइटिंग के अंदर आता है वो सारा प्रिपेयर्ड है। तो बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप इन चारों में से किसी को भी मिस ना करें। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टोरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, इट केम इन 2015। क्वेश्चन इज, डॉक्टर हैरियट कहते हैं, यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू। वो किसको कह रहे हैं? वो ट्रिकी को बोल रहे हैं कि तुम अपने आप को ठीक नहीं कर सकते लेकिन मेरे पास तुम्हारा एक इलाज है। विच टाइप ऑफ क्योर वॉज मिस्टर हैरियट टॉकिंग अबाउट। तो जो मिस्टर हैरियट हैं जो कि एक वेटनरी डॉक्टर हैं, वो किस तरह के इलाज के बारे में बात कर रहे हैं? डिड ट्रिकी नीड टू लर्न द जॉय ऑफ स्ट्रगलिंग फॉर हिज फूड। डिस्कस द वैल्यूज दैट ट्रिकी नीडेड टू एम्बाइब। अब ये जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें आपसे 3-4 पार्ट्स पूछे गए हैं, तो आपने किसी भी पार्ट को मिस नहीं करना, सभी पार्ट्स के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले हम ए पार्ट का आंसर देंगे। मिस्टर हैरियट किस क्योर के बारे में बात कर रहे थे? मिस्टर हैरियट एक वेटनरी डॉक्टर हैं और वो अपने काम में बहुत ही स्पेशलाइज्ड है, तो उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि ट्रिकी किस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है। और एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब वो उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर पाएंगे तभी उसका अच्छे से इलाज हो पाएगा। और मिस्टर हैरियट ट्रिकी को देखते ही समझ गए थे कि जो डॉग है उसको पर्सनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि उसको ओवर फीड किया जाता है, उसको ज़्यादा मात्रा में खाना खिलाया जाता है। और इसके अलावा हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है फिजिकल वर्कआउट। ट्रिकी को किसी भी तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं करवाई जाती। तो डॉक्टर हैरियट ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया था? He gave the dog nothing but water for 2 days। जब वो ट्रिकी को अपने यहाँ क्लिनिक में ले आए थे, पहले 2 दिन उन्होंने ट्रिकी को खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया। क्या दिया था? सिर्फ पानी। On the 3rd day, the dog began to show sure signs of improvement। 3rd day ट्रिकी थोड़ा सा एक्टिव होने लग गया था। Now he was made to struggle। अब ट्रिकी को थोड़ी सी भाग दौड़ करवाई जाती थी। किसके लिए? खाने के लिए, क्योंकि अगर हमें खाना हर टाइम पहले ही रेडी मिलता है तो हम उसको अच्छे से एंजॉय नहीं कर सकते। जब हमें बहुत तेज भूख लगी होती है और फिर हमें खाना मिले तो हमें वो खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और हम उसे इंजॉय भी करते हैं। सेम थिंग हैपेंड विद ट्रिकी। अब यहाँ पे हम 3rd पार्ट को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रिकी को कौन कौन से वैल्यूज को इम्बाइब करना था, सीखना था। तो ट्रिकी को 2 तरह की वैल्यूज सीखने की जरूरत थी। वेरी इंपॉर्टेंट इज ईट टू लिव, नॉट लिव टू ईट। ईट टू लिव मीन्स हमें सिर्फ उतना ही खाना चाहिए ताकि हम जी सके, और पूरी जिंदगी हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि हम सिर्फ खाने के लिए ही जीते हैं, मतलब हम पूरा दिन खाते ही रहें। एंड सेकेंड थिंग इज, no meal can be so tasty as the one earned through hard labor। अगर हर टाइम खाना हमारे आगे रखा रहता है तो वो हमें उतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो चीज़ हमें मेहनत से मिलती है हम उसको उतना ही इंजॉय कर पाते हैं। तो these are the 2 values which Tricky need to imbibe। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मिसेस पम्फ्री। मिसेस पम्फ्री कौन थी? ट्रिकी की ऑनर। दिस क्वेश्चन केम इन 2020 एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिसेस पम्फ्री द ओवर इंडल्जेंट मीन्स वो ट्रिकी को लेके बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव थी। एंड केयरिंग मिस्ट्रेस ऑफ ट्रिकी पैम्पर्स हर पेट डॉग लाइक अ स्पॉइल्ड चाइल्ड। कमेंट। अब सेम चीज़ है, अगर हम ह्यूमन बींग्स भी अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं तो वो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। एंड सेम थिंग अप्लाइड टू एनिमल्स। जितना उन्हें ज़रूरत है उतना ही मिलना चाहिए, अगर उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा मिल जाता है तो वो उनके लिए बहुत हार्मफुल है। लाइक एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो आंसर भी हम पॉइंट्स में कर रहे हैं। मिसेस पम्फ्री अपने पेट डॉग ट्रिकी को बहुत प्यार करती थी और वो चाहती थी कि उसे किसी भी तरह की कमी ना रहे, तो जितना ज़्यादा हो सके उन्होंने अपने डॉग को लग्जरी प्रोवाइड की। सेकेंड पॉइंट, जो डॉग है ट्रिकी उसके लिए एक बहुत बड़ा वार्डरोब था, मतलब एक बहुत बड़ी अलमीरा थी जिसमें ट्रिकी के अलग अलग तरह के कोट्स रखे गए थे।
और इसके अलावा उसकी हर मील के लिए, जैसे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, उन सब के लिए अलग अलग बॉल थे। अब जो डॉग है या हम लोग भी हैं, हमारे लिए एक प्लेट या एक बॉल काफ़ी है, लेकिन ट्रिकी के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरह के बॉल थे। अब इसके अलावा ट्रिकी को कौन कौन सी चीज़ें खाने में दी जाती थी? मिसेस पम्फ्री वुड गिव हिम टू ईट एग्स, क्रीम केक्स, चॉकलेट्स, माल्ट, कॉड लिवर ऑयल, वाइन एंड इवन ब्रांडी। अब इस तरह का खाना तो इंसानों को भी नहीं मिलता है कुछ को, लेकिन ट्रिकी को ये सब कुछ खाने के लिए दिया जाता था। अब अगर हम बहुत ज़्यादा रिच हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम सारा अनहेल्दी फूड खा जाएंगे। तो यही मिसेस पम्फ्री की गलती थी। मिसेस पम्फ्री एक बहुत ही वेल्दी लेडी थी, बट उन्होंने सबसे गलत किया कि अपने डॉग को जो भी चीज़ें उसे पसंद थी वो उसे देती गई। तो जब ट्रिकी को इतना सारा खाना मिलता था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता था, क्योंकि ऑब्वियस है हम जब ऐसी चीज़ें खाते हैं, चॉकलेट या बाकी चीज़ें, तो हमें टेस्टी लगती हैं। तो समटाइम्स जब भूख नहीं है तो भी हम खाते जा रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? ओवर ईटिंग या ओवर फीडिंग। तो ट्रिकी को ओवर फीड किया जाता था, जिसकी वजह से अब वो जो डॉग है वो धीरे धीरे बीमार पड़ने लग गया। और एक ऐसा टाइम आया जब वो इतना बीमार पड़ गया कि मिसेस पम्फ्री को फटाफट डॉक्टर हैरियट, जो कि एक वेटनरी डॉक्टर है, उनको बुलाना पड़ा। अब जो मिस्टर हैरियट हैं उनको बहुत अच्छे से पता था कि जो ट्रिकी है वो एक ओवर पैम्पर्ड डॉग है और मिसेस पम्फ्री उसका खाना कम नहीं करेंगे। तो डॉक्टर ने बड़ी ही क्लेवरली क्या किया, मिसेस पम्फ्री को बोला कि मुझे ट्रिकी को एक सर्जरी के लिए लेके जाना पड़ेगा। अब मिसेस पम्फ्री को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि ओ मेरा डॉग, इसकी सर्जरी होगी, मैं इसके बिना कैसे रह पाऊंगी, और जो ट्रिकी है वो भी मेरे बिना नहीं रह सकता। अब जब डॉक्टर हैरियट ट्रिकी को वहाँ से ले गए, सर्जरी के टाइम भी जो मिसेस पम्फ्री हैं वो घर से क्लिनिक तक बहुत सारा सामान भेजती रही जो कि ट्रिकी पहले खाता था, जैसे कि एग्स, वाइन, ब्रांडी। अब आप खुद सोचो, जिसकी सर्जरी है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग भी है, सर्जरी के टाइम आप ये चीज़ें खाओगे? बिल्कुल नहीं। और वो तो एक डॉग है, फिर भी मिसेस पम्फ्री उसको ये चीज़ें भेज रही थी। So we can conclude here, we can say that Mrs. Pumphrey was a very loving and caring mistress for Tricky. ट्रिकी के लिए वो बहुत अच्छी थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी, ओवर पैम्पर करती थी। बट ओवर पैम्परिंग की वजह से उन्होंने ट्रिकी को बीमार कर दिया। कहीं ना कहीं उसकी इलनेस के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था वो थी मिसेस पम्फ्री। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है द थीफ स्टोरी। थीफ स्टोरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है अनिल के बारे में, और ये क्वेश्चन 2-3 बार बोर्ड में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएंगे। ड्रॉ अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ अनिल। Who was Anil? How did he treat Hari Singh? And how did it influence Hari Singh's life? Who was Anil? How did he transform Hari Singh's character? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो आंसर हमने प्रिपेयर किया है इसमें हमारे तीनों क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। तो अनिल कौन था? अनिल एक 25 ईयर ओल्ड मैन था, और वो दिखने में कैसा था? बहुत ही पतला सा और टॉल हाइटेड था। He is very helpful and kind hearted. तभी तो उसने अनिल की हेल्प भी की थी और जितना हो सके उसके साथ कोऑपरेट भी किया था। अब ये चीजें हमें कैसे पता चली मिस्टर अनिल के बारे में? क्योंकि जब हरी सिंह उनके घर आया, उन्हें शुरू से ही पता था कि वो एक चोर है। इसके बावजूद भी उन्होंने हरी सिंह को अपने घर में जगह दी। इतना सब कुछ पता होने के बाद भी अनिल को पता था कि किसी भी इंसान को चेंज करने का एक तरीका है, वो है उसे एजुकेशन दी जाए। तो उन्होंने उसको पढ़ाना लिखाना स्टार्ट किया और हरी सिंह के अंदर इस चीज़ की लालसा जगाई कि अगर तुम पढ़ लिख जाते हो तो आप दुनिया में किसी भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। और मिस्टर अनिल के बारे में सबसे अच्छी बात क्या थी? जब हरी सिंह ने वो पैसे वापस उस मैट्रेस के नीचे रख दिए थे तो अनिल को पता चल गया था कि इसने ये पैसे चुराए थे और अभी अभी यहाँ पर वापस रखे हैं। उसके बाद भी मिस्टर अनिल पुलिस को नहीं बुलाते। क्यों नहीं बुलाते? क्योंकि आज अगर वो हरी सिंह को पुलिस के हवाले कर देते तो कल को भी वो एक चोर ही रहता। लेकिन उन्होंने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस किया, उसे पुलिस के हवाले नहीं किया। इनफैक्ट उन्हीं पैसों में से उसको 50 रुपीज़ दिए और उसे ये भी बोला कि आज के बाद क्योंकि अब मेरे पास पैसे आ गए हैं तो मैं भी तुम्हें रेगुलरली पे करता रहूँगा। इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने हरी सिंह को पढ़ाना नहीं छोड़ा। वो चाहते थे कि वो पढ़ लिख कर अपनी लाइफ में कुछ बन जाए। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मिस्टर अनिल रियलिटी में ही इज एन एंजल ऑफ गुडनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये आपको रिसेंटली भी बोर्ड एग्जाम्स में आया था और इससे पहले ये 2008 में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन, लव एंड सिंपैथी कैन ट्रांसफॉर्म यानी बदलाव लाना, किसी को बदल देना। इवन अ थीफ। हाउ इज इट ट्रू इन द केस ऑफ हरी? तो किसी भी इंसान को बदलने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। 1 इज एजुकेशन, 2nd इज लव एंड सिंपैथी टुवर्ड्स दैट पर्सन।
इसी को चेंज करके क्वेश्चन कैसे आया था, लव कैन ट्रांसफॉर्म इवन अ थीफ, हाउ इज इट ट्रू इन द केस ऑफ हरि सिंह। तो आंसर हम पॉइंट्स में ही कर रहे हैं। यहाँ पर जो सेकंड कैरेक्टर है वो है हरि सिंह। हरि सिंह का हमें पता है वो स्टार्टिंग से ही एक चोर है और उसे चोरी करने की आदत बहुत यंग एज से है। वो बहुत ही क्लेवरली अपने शिकार को पकड़ लेता था और बाद में उसको लूट लेता था। और यही सेम चीज उसने मिस्टर अनिल के साथ की थी। उसने धीरे धीरे उनसे बात की और फिर उनके घर तक पहुंच गया। किस लिए गया था उनके घर, उनको सर्व करने तो नहीं गया था, वो उनके यहाँ चोरी करने गया था। बट मिस्टर अनिल इतने काइंड हार्टेड थे, इतने हेल्पफुल थे और उन्होंने उसको पढ़ाना लिखाना भी शुरू किया था। ये वो चीजें थी जिसकी वजह से हरि सिंह को बार बार कोई चीज अंदर से खींच रही थी। जब वो रेलवे स्टेशन पर बैठा था वो उस ट्रेन में नहीं जा पाया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके ऊपर मिस्टर अनिल का एहसान था। इसीलिए वो वापस आ जाता है और उन पैसों को उस मैट्रेस के नीचे रख देता है। अब हरि सिंह ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर वो रियलाइज कर चुका था कि जितना उसके लिए मिस्टर अनिल ने किया है इतना कोई नहीं कर सकता। उसको अपने घर में जगह दी, उसको पढ़ाया लिखाया और जितना हो सका उसको पे भी किया। तो ये वो एक इनर फीलिंग थी हरि सिंह की जिसने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वो रियलिटी में उसे रियलाइज कर चुका था। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट लव, एजुकेशन एंड सिंपैथी कैन ट्रांसफॉर्म अ थीफ इनटू अ गुड सिटीजन। नेक्स्ट इज द मिडनाइट विजिटर। जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर कर रहे हैं वो 2-3 बार बोर्ड में आ चुके हैं, तो आप कोई भी क्वेश्चन को मिस ना करके जाएं। एटलीस्ट इतना तो आप जरूर प्रिपेयर करके जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मिडनाइट विजिटर का। फॉलर फील्स बोर्ड एंड डिसअपॉइंटेड बट गेट्स हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। हाउ? फॉलर कौन था? राइटर था जो कि ऑजिबल से मिलने आया था, लेकिन ऑजिबल की लुक्स देख के, फिजिकल अपीयरेंस देख के वो एकदम से बहुत बोर हो जाता है कि ये तो कहीं से भी सीक्रेट एजेंट लगता ही नहीं है। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि दैट वाज अ थ्रिल ऑफ द डे, ये हम एक्सप्लेन करेंगे। तो फॉलर जो है वो एक राइटर था और उसने सीक्रेट एजेंट्स के बारे में बहुत सारी स्टोरीज पढ़ी हुई थी। इवन हमसे भी अगर कोई पूछे कि सीक्रेट एजेंट कैसा होता है तो हम भी यही इमेजिन करेंगे कि उसने कोट पैंट पहना होगा, एक हैट लगाई होगी, गॉगल्स होंगे, हाथ में पिस्टल होगा, साथ में कुछ बॉडीगार्ड्स होंगे। हमारी भी यही परसेप्शन है और सेम यही थॉट्स थे फॉलर के। लेकिन जैसे ही वो ऑसिबल को फर्स्ट टाइम मिलता है वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो जाता है कि ये तो किसी भी एंगल से एक सीक्रेट एजेंट नहीं लगता, ये तो एक बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है। बट हमें कभी भी किसी को उसकी आउटर अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। ऑजिबल रियलिटी में बहुत ही इंटेलिजेंट था। अब क्या ट्विस्ट था कहानी में? जैसे ही ऑजिबल और फॉलर रूम में एंटर करते हैं उससे पहले ही वहां पर कोई प्रेजेंट था। कौन था वो था मैक्स, और उसके हाथ में थी एक पिस्टल और उसने ऑजिबल को वार्न किया कि वो उसको मारने वाला है। अब फॉलर ये सब देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन ऑजिबल कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए ये सब कुछ बहुत नॉर्मल था। अब ऑजिबल ने कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं किया। उसने क्या किया, बहुत ही समझदारी से एक झूठी स्टोरी बना दी। स्टोरी किस बारे में थी कि ये जो रूम है इसके बिल्कुल नीचे एक बालकनी है और जैसे ही दरवाजे पे कोई खटखटाता है तो वो मैक्स को बोलता है कि तुम वहां जाके छुप जाओ, हो सकता है यहाँ पर पुलिस आई हो, जबकि रियलिटी में वहां पर कोई पुलिस नहीं थी। कौन आया था? वेटर आया था। और मैक्स ऑजिबल की बातों में आके उस बालकनी में जंप लगा देता है। इन रियलिटी वहां पर कोई बालकनी नहीं थी और जो मैक्स है वो खुद ही अपनी जान दे देता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ऑजिबल कितना स्मार्ट और इंटेलिजेंट है, उसने कितनी आसानी से मैक्स से छुटकारा पा लिया। This was the twist. Next question, it came in 2005. कुछ ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही मिलता जुलता है। Though Max was very cunning, still he was a little spy before Ozible. Explain. मैक्स अपने आप को बहुत बड़ा एजेंट समझता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, बहुत क्लेवर हूँ, लेकिन वो ऑजिबल के सामने कुछ भी नहीं था। हमें इसे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पर हम मैक्स के बारे में भी बताएंगे और ऑजिबल के बारे में भी। तो पहले हम मैक्स के बारे में बताएंगे। मैक्स वॉज ऑल्सो अ सीक्रेट एजेंट और वो वहां पर कोई इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने आया था ऑजिबल से। बट इन रियलिटी वो एक बहुत ही फुलिश पर्सन है। क्यों? क्योंकि वो ऑजिबल की बातों में आ गया था। मैक्स बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट था। वो ऑजिबल के रूम में गया विद अ पिस्टल इन हिज हैंड और उसको लग रहा था कि मैं उसको डरा धमकाकर उससे वो पेपर आसानी से छीन लूंगा। और यही कहा जाता है कि हमें कभी भी अपने सामने वाले को कमजोर नहीं समझना चाहिए और यही वो गलती थी जो मैक्स कर बैठा था। ऑजिबल प्रूव्स
टू इंटेलिजेंट फॉर हिम, ऑजिबल उससे कई गुना ज्यादा इंटेलिजेंट था। तो अब हम यहाँ पर ऑजिबल के बारे में बताएंगे। मैक्स के बिना पूछे ही ऑजिबल ने उसको ये बता दिया कि उसके रूम के नीचे एक बालकनी है और पहले भी कोई उसके रूम में वहां से घुस आया था। अब ये बात उसने उसको जानबूझ के बताई थी और मैक्स इतना फुलिश था कि उसने उसकी बात मान भी ली। जो सीक्रेट एजेंट होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करते, वो ऐसी जगह पर कभी नहीं जाते जब तक उनको उसके बारे में पूरी जानकारी ना हो, लेकिन मैक्स वहां पर बिना किसी जानकारी के एंटर कर गया था। मैक्स ऑजिबल की बातों में आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि रूम के नीचे बालकनी है या नहीं, बस उसने ऑजिबल के ऊपर विश्वास कर लिया। और वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैक्स सोच भी नहीं पाया कि ऑजिबल उसको झूठ बोल रहा है कि वहां कोई बालकनी है ही नहीं। तो इन दिस वे वी कैन कंक्लूड कि जो ऑजिबल है वो मैक्स से कई गुना समझदार था और उसे पता था कि किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है। मैक्स ऑजिबल की बातों में आ गया एंड एट द एंड उसने खुद ही अपनी जान गंवा दी। नेक्स्ट इज फोर्थ शॉर्ट स्टोरी, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। शॉर्ट स्टोरी सारी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर हम एक बार भी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन इज, हाउ डिड द लेडी इन रेड prove to be smarter and cleverer than Horace Denby? This came in 2005. हॉरेस डेनबी कौन था? जो एक बहुत ही छोटा सा चोर था जो कभी कभी चोरी करता था। लेकिन ये जो लेडी इन रेड थी ये कौन थी? ये एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड थीफ थी। किस तरह से ये जो लेडी थी ये हॉरेस डेनबी से ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट निकली, ये चीजें हमें बतानी है। तो ये जो पूरी कहानी है इसमें रियल कल्प्रिट कौन था? ये यंग लेडी जो इस रेड ड्रेस में आई थी और ये बहुत ही चालाक थी। जब इसने देखा कि हॉरेस डेनबी पहले से ही वहां पे चोरी कर रहा है तो इसने एकदम से एक झूठी कहानी बना ली। उसने क्या प्रिटेंड किया था? उसने ऐसे शो किया था जैसे वो इस घर की ऑनर है और वो हॉरेस डेनबी को बताती है कि वो तो यहाँ पर सिर्फ ज्वेलरी लेने आई थी, वो कुछ ज्वेलरी भूल गई थी। और हॉरेस डेनबी उसकी चालाकी को नहीं समझ पाया। वो उसको ये भी बता देती है कि वो इस सेफ का नंबर भूल गई है जल्दी जल्दी में। और हॉरेस डेनबी दूसरी तरफ इस बात से डरा हुआ था कि मुझे चोरी करते देख लिया कि कहीं ये ऑनर मुझे पुलिस को ना पकड़ा दे। तो वो इस लेडी को प्लीज करना चाहता था, खुश करना चाहता था, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं समझ पाया कि ये रियल ऑनर नहीं है। तो हॉरेस डेनबी ने उस सेफ को खोलने के लिए सबसे पहले अपने ग्लव्स उतार दिए क्योंकि वो अपनी तरफ से अब चोरी नहीं कर रहा था, वो ऑनर की हेल्प कर रहा था। तो वो उस सेफ को खोल देता है। वो लेडी कहती है मैं पुलिस को नहीं बताऊंगी, तुम चले जाओ, आगे से ऐसा मत करना। और वो लेडी उन ज्वेल्स को लेके वहां से चली जाती है और हॉरेस डेनबी भी वहां से चला जाता है। 2 दिन के बाद हॉरेस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अब वो इस बात से हैरान हो जाता है कि अब पुलिस ने मुझे क्यों पकड़ लिया, मैं तो चोरी कर ही नहीं पाया था, वो तो ऑनर थी। और वो क्यों पकड़ा गया? क्योंकि जिस सेफ को उसने तोड़ा था वहां पर उसके फिंगरप्रिंट थे और उसे जेल भेज दिया गया। अब वो किसी भी तरह से ये प्रूव नहीं कर सकता कि वो रियल कल्प्रिट नहीं था। रियल कल्प्रिट कौन थी? वो लेडी। लेकिन उसने बड़ी ही चालाकी से चोरी किससे करवाई? हॉरेस डेनबी से। और वो बहुत इजीली वहां से बचकर भाग गई क्योंकि उसने कोई भी प्रूफ नहीं छोड़ा। और पकड़ा कौन गया? हॉरेस डेनबी। तो कौन ज्यादा क्लेवर और स्मार्टर है? The lady in red. Next is question number 2. This came in 2020. How were Horace Denby's plans for his latest robbery? जो हॉरेस डेनबी है उसने क्या क्या प्लान किया था लेटेस्ट रॉबरी के लिए। अब कोई भी जो चोर है जब उसे वहां की चोरी करनी होती है तो पहले वो कुछ दिन रेकी करता है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है कि कौन किस टाइम जाएगा, कौन आएगा, किस टाइम घर में बिल्कुल भी शोर नहीं होता या किस टाइम जो घर है वो लॉक्ड होता है। इसी तरह से हॉरेस डेनबी ने पहले ही सारा प्लान कर लिया था। उसने 2 हफ्ते पहले ही सारी डिटेल्स को स्टडी कर लिया था और ये देखा कि जो हाउस है वो किस टाइम पर बिल्कुल लॉक्ड होगा। अब उस घर में जितने भी रूम्स थे उसने उन सबकी डिटेल ली। और दूसरी चीज, जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि चोर आ गए और आते ही सबसे पहले वो क्या करते हैं, फोन की वायर्स कट कर देते हैं ताकि कोई भी इन्फॉर्म ना कर सके पुलिस को। तो इसी तरह से उसने सारी इलेक्ट्रिक वायर्स भी देख ली थी कि कहाँ कहाँ से गई हुई हैं। और घर बहुत बड़ा है तो उसने सारे रास्ते देख लिए थे कि कहाँ से एंटर करना है और कहाँ से एग्जिट करना है। और ये सब उसने कहाँ से स्टडी किया? ये चीजें बुक्स में थोड़ा होती हैं, नहीं होती। बट ये जो घर था ये बहुत ही वेल्दी पीपल, रिच पीपल का था और इसका पूरा डिस्क्रिप्शन एक मैगजीन में दिया हुआ था, सारा डिस्क्रिप्शन। सो उसने वहां से बहुत ही चालाकी से सारी इंफॉर्मेशन ले ली थी।
अब मैगजीन में जो डिस्क्रिप्शन है वो कुछ ज़्यादा ही डिटेल में दी हुई थी। कौन सा रूम किस साइड है, उस घर में एक तिजोरी रखी है ये भी मेंशन था, और इनफैक्ट उस तिजोरी के अंदर ज्वेल्स हैं और 15,000 पाउंड्स हैं, ये सब भी मेंशन किया हुआ है। अब अगर किसी का चोरी करने का मन ना भी हो तो इतना सब कुछ पढ़ के सबको लगेगा कि हाँ यहाँ पर चोरी जरूर होनी चाहिए। तो जब हॉरेस डेनबी को चोरी करनी थी उसे पता था कि फैमिली लंदन जा रही है और जो उनके 2 सर्वेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, वो मूवी देखने गए हैं, और जो हाउसकीपर है वो घर में ही एक जगह कीज रख के जाता था, उसे उस जगह का भी पता था कि वो जो कीज हैं वो कहाँ पर होंगी। तो बहुत ही चालाकी से हॉरेस डेनबी ने उस की के थ्रू उस डोर से एंट्री कर ली और सबसे पहले पहने ग्लव्स ताकि किसी भी तरह से फिंगरप्रिंट्स ना रह जाएं। तो एट द एंड वी कैन कंक्लूड कि हॉरेस ने बहुत ही क्लेवरली और बहुत स्मार्टली प्लान किया था चोरी का, और प्लान था भी बहुत अच्छा, बट समहाउ वो पूरा नहीं हो पाया था। नेक्स्ट स्टोरी इज स्टोरी नंबर 5, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो हम जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर 2 टाइम्स आ चुके हैं बोर्ड में। साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। इसका क्या मतलब है कि जब तक हम साइंस को अपने कंट्रोल में रखते हैं तब तक तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन अगर साइंस किसी तरह से मिसयूज हो जाए या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो दैट इज अ बैड मास्टर। हाउ इज दिस एप्लीकेबल टू ग्रिफिन्स साइंटिफिक डिस्कवरी? गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो ये माना जाता है कि जितने भी आविष्कार करते हैं साइंटिस्ट, अगर उनको अच्छे से यूज किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, उससे हमें बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन अगर वो चीज़ें किसी गलत हाथों में चली जाएं तो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपने वो मूवी देखी होगी मोगेम्बो खुश हुआ, तो उसमें क्या होता है कि वो एक बहुत बड़ी मिसाइल बनाते हैं लेकिन वो गलत हाथों में लग जाती है, तो वो क्या बोलते हैं, अमरीश पुरी जो कि मोगेम्बो का रोल कर रहे हैं वो बोलते हैं कि मैं पूरे देश को तबाह कर दूंगा। सेम ये चीज इस चैप्टर में है। साइंस इज बोथ अ ब्लेसिंग एंड अ कर्स। वो हमारे लिए एक वरदान भी है और अभिशाप भी है। अब ये डिपेंड करता है कि उसे हम वेलफेयर के लिए यूज कर रहे हैं या डिस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। सेम ये चीज इस स्टोरी में है। ग्रिफिन जो है एक साइंटिस्ट है और वो डिस्कवर करता है एक रेयर ड्रग। क्या चीज? एक ऐसा ड्रग जिसे पीने के बाद ह्यूमन बीइंग इनविजिबल हो जाएंगे। और ऐसा कौन सी मूवी में था? मिस्टर इंडिया, जो कि अनिल कपूर की थी, वहां पर भी यही चीज दिखाई गई है। अब जो ऐसी डिस्कवरी है कि जिसको खा के इंसान गायब हो जाएगा, उसका बहुत बड़े तरीके से मिसयूज हो सकता है। लेकिन उसका फायदा क्या क्या है? उसको पुलिस फोर्स यूज कर सकती है, सिक्योरिटी फोर्सेस यूज कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। ये किस लिए हेल्पफुल होगा? किसी भी क्रिमिनल को बहुत आसानी से पकड़ा जा सकता है। लेकिन जो ग्रिफिन है वो खुद एक लॉलेस पर्सन था, वो किसी भी लॉ को नहीं मानता था। ही मिसयूजेस हिज डिस्कवरी। अब उसने कैसे इसका मिसयूज किया था? उसने अपने लैंडलॉर्ड से बदला लेने के लिए उनके घर में आग लगा दी थी। और उसने क्या किया? उसने पैसों की भी चोरी की फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स हाउस। और जब पुलिस उसको पकड़ना चाहती थी तो उसने पुलिस वालों को भी मारा और पुलिस उसको पकड़ ही नहीं पा रही थी। क्यों? क्योंकि वो तो गायब था, ना वो दिख रहा था, और पुलिस वालों को कहीं कहीं से बहुत जोर जोर से पंच पड़ रहे थे। नेक्स्ट इज बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। How did Griffin's invisibility come to his help whenever he found himself in trouble? जब भी ग्रिफिन किसी मुश्किल में होता था तो वो इनविजिबल हो जाता था, तो इससे उसकी कैसे हेल्प होती थी? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन देंगे। ग्रिफिन जो कि एक बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, उसने एक रेयर ड्रग डिस्कवर किया था जिसको खाने से वो अपने आप को इनविजिबल कर लेता था, वो किसी को नजर नहीं आता था। तो ये ग्रिफिन के लिए एक वरदान था, लेकिन इसका उसने सही यूज नहीं किया, उसने इससे बहुत सारे गलत काम किए। तो अब हम पॉइंट्स में बताएंगे कि कैसे उसने अपनी इनविजिबिलिटी को यूज किया। सबसे पहले उसके जो लैंडलॉर्ड हैं उसको पसंद नहीं करते थे और वो चाहते थे कि वो यहाँ से चला जाए, तो ग्रिफिन ने उनसे बदला लेने के लिए अपने लैंडलॉर्ड के पूरे घर को आग लगा दी। अब उस पूरे घर को आग लगाने के बाद ताकि उसे कुछ देख ना पाए वो खुद इनविजिबल हो गया और वहां से भाग गया। लेकिन जब वो वहां से बाहर निकला तो बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी और अपने आप को ठंड से बचाने के लिए उसने एक स्टोर में एंट्री करी। वो उस स्टोर में वहां पर छुप के बैठा रहा। जब उस स्टोर से सभी लोग उसको बंद करके वहां से चले गए तो सबसे पहले उसने आपको कवर करने के लिए वहां से कुछ वार्म क्लोथ्स पहन लिए। अब स्टोर के अंदर बहुत सारी खाने पीने की चीजें होती है, अगर हमें कोई स्टोर के अंदर बंद कर दे तो हम भी ऐसा ही करेंगे, चॉकलेट्स खा लेंगे, वहां पे जो भी अच्छी अच्छी चीजें हैं वो खा लेंगे। तो ये ऑल्सो हैड मील्स एंड स्वीट्स देयर। उसे भूख भी लगी हुई थी, जो जो उसे पसंद आया वो फटाफट वहां से खाता रहा। अब नेक्स्ट डे जैसे ही स्टोर खुला तो वहां के लोगों ने देखा कि यहाँ पे कोई सोया हुआ है, इसका मतलब ये एक चोर है और वहां पे एंटर कर गया था।
बट फिर से अपने आप को बचाने के लिए ग्रिफिन अपने कपड़े निकालता है और इनविजिबल हो जाता है। तो ये सेकेंड टाइम था जब उसने अपनी इनविजिबिलिटी का फायदा उठाया। और थर्ड पॉइंट आएगा उसकी इनविजिबिलिटी से कहाँ काम आई थी। जब पुलिस को कंप्लेंट की गई तो पुलिस उसके पीछे थी, तो उनसे बचने के लिए उसने क्या किया, फिर से अपने क्लोथ रिमूव कर दिए और कांस्टेबल उसको पकड़ ही नहीं पाया। उल्टा उसने क्या किया, इनविजिबल होने के बाद पुलिस वालों को बहुत सारे पंच मारे। उसने अपनी डिस्कवरी का गलत यूज किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये डिस्कवरी उसको काफी काम आई खुद को बचाने में। नेक्स्ट इज द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। इस स्टोरी में दो ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, एक है रिचर्ड एब्राइट के बारे में और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मदर के बारे में। ये क्वेश्चन आपको 3-4 टाइम्स आ चुका है बोर्ड में। डिस्क्राइब द रोल ऑफ एब्राइट्स मदर इन मेकिंग हिम अ साइंटिस्ट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देंगे। जो रिचर्ड एब्राइट है उसको बचपन से ही बहुत सारी चीजों को कलेक्ट करने की आदत थी। ही यूज्ड टू कलेक्ट बटरफ्लाईज, रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। इनको वो इकट्ठा करता था। वो बहुत ही इंटेलिजेंट था, बहुत स्टूडियस था और कहीं ना कहीं उसमें क्यूरियोसिटी थी साइंस को लेकर। और ये सारी क्वालिटीज किसने डिस्कवर की थी, उसकी मदर ने। उन्होंने नोटिस किया कि जो रिचर्ड एब्राइट है उसमें एक साइंटिफिक माइंड है, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की इन चीजों को डेवलप करने में। तो रिचर्ड एब्राइट की मदर ने क्या किया, उसको और ज्यादा एनकरेज किया साइंस की तरफ। वो उसे छोटे छोटे ट्रिप्स पर लेके जाती थी, उसको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेके दिए जैसे कि टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप एंड कैमरास। इसके अलावा जब भी रिचर्ड एब्राइट के पास कोई काम नहीं होता था, उसके पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता था, तो उसकी मदर उसको बहुत कुछ पढ़ने के लिए लाके देती थी। रिचर्ड एब्राइट ने बटरफ्लाईज की बहुत सारी स्पीसीज इकट्ठी की थी। उसी इंटरेस्ट को लेकर रिचर्ड एब्राइट की मदर ने उनको एक बुक लाके दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक थी। इसमें मोनार्क बटरफ्लाई के बारे में और भी बहुत सारी डीप में डिटेल्स दी हुई थी। तो ये पॉइंट भी आपने मिस नहीं करना है, इस बुक का नेम जरूर लिखना है। तो एट द एंड हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिचर्ड एब्राइट बहुत छोटे थे, उनके काफी चीजों में इंटरेस्ट थे, लेकिन उसको डेवलप करने में किसने मदद की, उनकी मदर ने। उनकी मदर की हेल्प के बिना शायद वो कभी भी इतने ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बन पाते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड एब्राइट के बारे में। हमने उनकी मदर के बारे में कर लिया, अब रिचर्ड एब्राइट के बारे में। व्हाट अदर इंटरेस्ट बिसाइड्स साइंस डिड रिचर्ड एब्राइट परस्यू। उनको साइंस में तो इंटरेस्ट था ही, और कौन कौन से इंटरेस्ट थे। व्हाट डिड मिस्टर वेयर, जो कि उनके सोशल स्टडीज टीचर थे, टेल अस अबाउट एब्राइट। तो हमें ए पार्ट में बताना है रिचर्ड एब्राइट के बाकी इंटरेस्ट के बारे में, और बी पार्ट में कि उनके जो सोशल स्टडीज टीचर थे मिस्टर वेयर, वो क्या कहते थे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे कि रिचर्ड एब्राइट में वो सारी क्वालिटीज थी जो कि एक साइंटिस्ट बनने के लिए जरूरी होती हैं। बट इसके अलावा भी रिचर्ड एब्राइट को काफी चीजों में इंटरेस्ट था। वो कौन कौन सी चीजें थी। ही वॉज अ गुड डिबेटर, पब्लिक स्पीकर एंड अ गुड कैनोइस्ट। ये तीनों चीजें आपने लर्न कर लेनी है। और इसके अलावा वो एक बहुत अच्छे एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी थे। किस चीज के, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, राइट। तो हमने ए पार्ट में यहाँ पे बता दिया कि उनके कौन कौन से इंटरेस्ट थे। इसके बाद में हम बी पार्ट में बताएंगे कि मिस्टर वेयर ने उनके बारे में क्या बताया। तो मिस्टर वेयर ने बताया कि बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में जो रिचर्ड एब्राइट है वो अपने काम के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते थे, मतलब बाकियों से कुछ अलग करते थे। बाकी बच्चों के कंपैरिजन में जो रिचर्ड एब्राइट थे वो एक्स्ट्रा 3-4 आवर्स लगाते थे अपनी डिबेट रिसर्च में। मिस्टर वेयर ने रिचर्ड एब्राइट के बारे में ये भी कहा था कि ही इज वेरी कंपेटिटिव। कंपेटिटिव मीन्स जो दूसरे से compete कर सके, बट इन अ गुड सेंस। रिचर्ड एब्राइट सिर्फ प्राइज या प्राइज मनी के लिए compete नहीं करते थे, वो उनका पर्सनल इंटरेस्ट था। वो किसी भी कॉम्पिटिशन में किस लिए पार्टिसिपेट करना चाहते थे, ताकि वो उससे कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीख सके और अपना बेस्ट दे सके उसमें। तो मिस्टर वेयर सेड कि इतनी छोटी एज में इतनी अच्छी, इतनी गहरी सोच होना एक बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट स्टोरी इज द नेकलेस। सबसे मेन क्वेश्चन बनता है इसका, व्हाई वाज मैटिल्डा लॉयजल अनहैप्पी। दिस क्वेश्चन केम इन 2019। तो सबसे पहले हम मैटिल्डा लॉयजल का इंट्रोडक्शन देंगे। मैटिल्डा लॉयजल दिखने में बहुत ही ब्यूटीफुल थी, बट वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो हमेशा उसकी इच्छा थी कि मैं एक लग्जूरियस लाइफ जीऊं। मैटिल्डा का मानना था कि पता नहीं मेरा जन्म क्यों इतनी पुअर फैमिली में हुआ है, मैं इतनी सुंदर हूँ, मुझे तो एक बहुत ही रिच फैमिली में होना चाहिए था। तो
वो अपने आप से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी। अब जब भी मैरिज की बात होती है तो हम वहीं पर मैरिज करते हैं जिससे हमारा स्टेटस मैच करता है। जैसे मिडिल क्लास के लोग मिडिल क्लास के लोगों से मैरिज करते हैं और रिच फैमिलीज वेल्दी पीपल से मैरिज करते हैं। तो अब मैटिल्डा कौन सी फैमिली से थी? एक पुअर फैमिली से थी। तो ऑब्वियस है वो चाहे जितनी भी सुंदर हो, उसकी शादी किसी भी रिच फैमिली में नहीं हो सकती। तो उसकी मैरिज किससे होती है? एक बहुत ही छोटे से क्लर्क से होती है। अब जो क्लर्क है उसकी सैलरी बहुत ही कम होती है, तो वो भी उसको एक लग्जूरियस लाइफ नहीं दे सकता था। तो शी वॉज नॉट हैप्पी विद हिम। तो अब उसकी मैरिज एक क्लर्क से हुई है, तो उसे एक बहुत छोटे से घर में रहना पड़ता था, सिंपल सिंपल कपड़े पहनने पड़ते थे। उनके घर में कोई बहुत आलीशान फर्नीचर नहीं था, कोई बहुत अच्छे कर्टेन्स नहीं थे, और मैटिल्डा के पास कोई बहुत अच्छे गहने नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो एक पुअर फैमिली से थी, और ये सारी चीज़ें उसे बार बार परेशान करती थी, और वो हर टाइम यही सोचती रहती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ पर फिर भी मैं एक पुअर फैमिली में हूँ। तो शी ऑलवेज रिमेन अनसेटिस्फाइड। द नेकलेस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2 बार एग्जाम में आ चुका है। What changes came in the lifestyle of Matilda after she had lost the necklace? जब वो उस रियल नेकलेस को खो चुकी थी, उसके बाद उसकी लाइफ कैसे चेंज हो गई और भी बदतर हो गई। उस नेकलेस को खोने के बाद उसकी पेमेंट के लिए मैटिल्डा को एक बहुत ही हार्ड लाइफ से गुजरना पड़ा। अब उसकी शादी एक क्लर्क से हुई थी, तो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं थे, तो जो जितनी भी उनकी इनकम थी उसमें से भी वो थोड़ा थोड़ा करके सेव करती थी। सो सबसे पहले तो उनके घर में जो सर्वेंट था उसको हटाना पड़ा और सारा काम मैटिल्डा को खुद करना पड़ा, और इसके अलावा उन्हें अपना घर भी चेंज करना पड़ा। वो जिस घर में रह रहे थे उन्हें उससे भी छोटे घर में जाना पड़ा। अब पहले तो मैटिल्डा की लाइफ फिर भी ठीक थी, लेकिन अब मैटिल्डा को लाइफ की रियलिटी पता चलती है कि रियलिटी में गरीबी किसको कहते हैं। जितना भी घर का काम होता है, कुकिंग, क्लीनिंग, बर्तन धोना, कपड़े धोना, वो सब कुछ उसे अपने हाथ से करना पड़ा। अब वो एक भी सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम मैटिल्डा को आई कि उसे पानी भरने के लिए भी गली में जाना पड़ता था, जैसे गांव में होता है। इसके अलावा मैटिल्डा को क्योंकि बहुत सारे पैसे बचाने की जरूरत थी, तो वो मार्केट में भी बहुत ही सिंपल कपड़े पहन के जाती थी, क्योंकि उनके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, और छोटी से छोटी पेनी को सेव करने के लिए भी वो शॉपकीपर्स के साथ बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती थी। और इस तरह की इतनी डिफिकल्ट और हार्ड लाइफ उसे कितने साल तक जीनी पड़ी? 10 ईयर्स, जब तक उस नेकलेस को वापस खरीदने के लिए उनके पास पैसे इकट्ठे नहीं हो गए। इतनी हार्ड लाइफ जीने के बाद मैटिल्डा, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल थी, मैटिल्डा दिखने में बहुत ही बूढ़ी लगने लगी है, उसकी सारी ब्यूटी चली गई। तो इसमें से कोई भी पॉइंट आपको मिस नहीं करना है, सारी चीजें आपको पॉइंट्स में बता देनी है। नेक्स्ट इज स्टोरी नंबर 9, दिस इज भोली। तो द क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस डज रामलाल सेंड भोली टू स्कूल? ये क्वेश्चन भी हमें 2 बार बोर्ड में आ चुका है। तो ऐसे कौन से अनयूजुअल रीजन से जिसकी वजह से रामलाल को भोली को स्कूल भेजना पड़ा, अदरवाइज वो उसको कभी भी स्कूल नहीं भेजते। तो क्या रीजन था? रामलाल, जो कि भोली के फादर थे, वो एक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। तो जब उनसे तहसीलदार मिलने आए, उन्होंने रामलाल को कहा कि ये जो गांव में सबसे पहले स्कूल आया है, यहाँ पर तुम पहले अपनी बेटी को भेजो, ताकि सारे गांव वाले भी तुमसे एक सीख ले सके। जब रामलाल ने अपनी वाइफ को ये बात बताई कि तहसीलदार ने भोली को स्कूल भेजने को कहा है, तो उसकी वाइफ ने कहा कि जो लड़की स्कूल जाती है उससे तो कोई भी मैरिज नहीं करेगा। बट फिर उन्होंने सोचा कि भोली तो इतनी बदसूरत है, इतनी बददिमाग है कि उसका तो कोई चांस ही नहीं है मैरिज के, तो क्यों ना उससे छुटकारा पाने के लिए हम उसे स्कूल ही भेज दें, क्योंकि घर में तो वो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड थी, कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं देता था। तो फाइनली उसकी मदर और रामलाल मान जाते हैं कि भोली को इससे अच्छा स्कूल ही भेज दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज रिलेटेड टू एजुकेशन। एजुकेशन से कैसे एक ह्यूमन बीइंग को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्वेश्चन इज, God created this world, but teachers create human beings. हमें किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। लेकिन जो टीचर्स हैं वो इतना टाइम बच्चों के साथ बिताते हैं, तो उनमें वो कैपेबिलिटी है कि वो बच्चों में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। How does Bholi's teacher succeed in changing the course of her life? कैसे भोली की टीचर ने उसकी लाइफ चेंज कर दी? सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में भोली के बारे में बताएंगे। भोली का रियल नेम क्या था? सुलेखा। लेकिन उसको भोली क्यों बोला जाता था? बिकॉज शी वॉज मेंटली बैकवर्ड। वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह नहीं थी, और उसे क्लियर बोलना भी नहीं आता था। शी स्टैमर्ड। स्टैमर्ड मीन्स रुक रुक के बोलना, हकला के बोलना। और इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी पर काले काले धब्बे थे, पॉक मार्क्स थे। तो उसकी फिजिकल अपीयरेंस भी अच्छी नहीं थी और मेंटल बैलेंस भी ठीक नहीं था।
भोली वॉज टोटली अ नेग्लेक्टेड चाइल्ड, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता था। भोली के पेरेंट्स ने भोली से छुटकारा पाने के लिए उसको समहाउ स्कूल भेज दिया कि हमसे पीछा छूटे। भोलीज टीचर गेव हर ऑल लव एंड अफेक्शन। समटाइम्स जब कोई भी हमारी तरफ ध्यान नहीं देता, लेकिन कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होता है कि अगर वो थोड़ा सा भी हमें कॉन्फिडेंस इंस्टिल कर दे तो हम प्रोग्रेस करना शुरू कर देते हैं। तो जो भोली की टीचर है उसने उसको बहुत समझाया, धीरे धीरे उससे बातें की और उसको सिंपैथी दी और उसमें ये कॉन्फिडेंस भरा कि तुम भी जैसे ही पढ़ना लिखना सीख जाओगी, इस पूरे गांव में तुम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बनोगी। You will be a learned person। अब इससे पहले भोली को ये बात किसी ने नहीं बोली थी कि वो भी कुछ कर सकती है। तो जो भोली की टीचर थी उसने उसको धीरे धीरे पढ़ना लिखना सिखाया, उसको बोलना सिखाया और धीरे धीरे भोली की जो स्टैमरिंग की आदत थी, हकलाकर बोलना, वो सब बंद हो गया और उसने बहुत अच्छी एजुकेशन ऑब्टेन कर ली। क्योंकि भोली की टीचर ने कहा था कि अगर तुम अच्छे से पढ़ लिख जाती हो तो तुम्हें भी राइट मिल जाएगा अपने हक के लिए बोलने का, और ये सभी लोग जो तुम्हारे ऊपर हंसते हैं, तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, इन सब का भी मुंह बंद हो जाएगा। और टीचर की ये बात बिल्कुल सच निकली। ये हमें कब पता चला? इसका एक रियल प्रूफ है जब भोली की मैरिज बिशंबर से हो रही थी और उसने डाउरी मांगी थी, तो भोली ने आगे बढ़कर बिशंबर से शादी करने के लिए मना कर दिया था। तो यहाँ पर भोली ने अपने हक के लिए पहली बार लड़ाई की थी। अब इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया है वो था रोल ऑफ टीचर। अब यहाँ पर बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन की। स्कूल एजुकेशन टर्न्ड भोली फ्रॉम अ डम्ब काउ इनटू अ बोल्ड गर्ल। स्कूल एजुकेशन की वजह से भोली, जो एक बिल्कुल भोली गाय जैसे थी, वो एक बहुत ही कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई। हाउ डिड शी सेव हर फादर फ्रॉम अ ह्यूज एक्सपेंस। उसने अपने फादर का इतना बड़ा खर्चा कैसे बचाया? एंड बिकम हिज सपोर्ट इन हिज ओल्ड एज। ये क्वेश्चन 4 टाइम्स रिपीट हो चुका है, 2016, 2017, फिर से 17 एंड 2012। तो इसको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएंगे। भोली अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर चुकी थी जब उसके पेरेंट्स ने भोली की मैरिज के लिए बिशंबर नाथ को चूज किया था। तो भोली किसी भी तरह उनको मना नहीं करती है, उसको लगता है कि जो मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए सोचा है वो अच्छा ही सोचा होगा। बट जिस दिन मैरिज थी, बिशंबर नाथ जब भोली को देखता है तो वो डाउरी मांगता है कि ये तो दिखने में बिल्कुल भी सुंदर नहीं है, मैं इससे मैरिज क्यों करूं। तो वो डिमांड करता है भोली के फादर से कि अभी के अभी मुझे 5,000 रुपये दो, तभी मैं इससे शादी करूंगा। अब भोली के फादर के पास इतने पैसे नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि पूरे गांव के सामने उनकी इंसल्ट हो रही थी, किसी ना किसी तरह वो 5,000 रुपये अरेंज करते हैं और बिशंबर नाथ के पैरों में रख देते हैं। बट ये सब भोली देख रही थी और अब भोली को बहुत गुस्सा आया। वो किसी भी तरह से अपने पेरेंट्स की इंसल्ट नहीं देख सकती। तो अब टाइम आ गया था कि भोली ने अपनी राइट्स के लिए फाइट की। उसने बिशंबर नाथ से मैरिज करने के लिए मना कर दिया। उसने कहा वो इतने लालची इंसान से कभी शादी नहीं करेगी। नाउ भोली इज अवेयर ऑफ हर राइट्स। वो कैसे अवेयर हुई थी? उसकी टीचर ने उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प की। नाउ शी इज़ एजुकेटेड, तो वो अपने लिए बोल सकती थी, और वो इसलिए भी बोल सकती थी क्योंकि अब वो किसी के लिए भी एक बोझ नहीं है। पहले वो एक बोझ थी अपने पेरेंट्स पे कि पूरी ज़िंदगी उसको खिलाना पिलाना पड़ता उसके पेरेंट्स को, लेकिन अब वो किसी के लिए भी बोझ नहीं थी। उसकी एजुकेशन कंप्लीट है और अब वो जॉब लग जाएगी और अपने पेरेंट्स की सेवा करेगी। तो एट द एंड भोली ने ये शो किया कि वो अपनी पेरेंट्स की सेवा करेगी, और गर्ल्स किसी भी एरिया में बॉयज से कम नहीं है, वो भी अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकती हैं। नाउ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट इसका लास्ट टॉपिक है, जो कि एक प्ले है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। इस पूरे प्ले में सबसे इंपॉर्टेंट 2 कैरेक्टर्स हैं। एक है माइटी थिंक टैंक और उसके ऑपोजिट है नूडल। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर्स ऑफ ग्रेट माइटी थिंक टैंक एंड नूडल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनका कैरेक्टर अलग अलग आ जाता है तो भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, अगर दोनों को कंपेयर करना है तो भी हम यहाँ पर ये पढ़ के जाएंगे। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर रहे हैं थिंक टैंक का कैरेक्टर। थिंक टैंक एंड नूडल दोनों ही मार्शियंस है, दोनों ही मार्स के रहने वाले हैं। थिंक टैंक वहाँ का रूलर है और वो बहुत ही एरोगेंट है, बहुत ही घमंडी है। उसको लगता है कि वही सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट है। और थिंक टैंक ही कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके ऑर्डर के आगे कोई थोड़ा सा भी बोल जाए या कोई उसकी बात को काटने की कोशिश करे। उसे लगता है वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और पावरफुल है पूरे यूनिवर्स में, बट उसे ये नहीं पता था कि वो खुद ही सबसे बड़ा फूल है। और ये चीजें कैसे प्रूव होती हैं?
जब थिंक टैंक ने धरती पर आक्रमण करने के लिए वो लोग धरती पर आए तो उसने नर्सरी राइम्स को मिस इंटरप्रेट किया। नर्सरी राइम्स वो एक सिंपल सी राइम्स है, छोटे बच्चों की कहानियां जैसी हैं, लेकिन उसने क्या फील किया, उसने ये इंटरप्रिटेशन की कि जो धरती के लोग हैं वो मार्स पर हमला करने वाले हैं और धरती के लोगों ने तो मुझे पहचान भी लिया, क्योंकि जो थिंक टैंक है वो किससे मिलता जुलता है, हम्प्टी डम्प्टी से। तो उसको लगता है कि अर्थ के लोगों ने तो मुझे पहचान लिया और ये जल्दी ही यहाँ पर कब्जा करने वाले हैं। तो वो डिसाइड करता है कि वो वहाँ से भाग जाएगा। सिर्फ मार्स से ही नहीं, उससे भी 100 मिलियन दूर वो चला जाएगा अल्फा सेंचुरी पर। तो इन सबसे क्या पता चलता है कि वो बहुत बड़ा फूल था। इसी के ऑपोजिट जो नूडल है, यहाँ पर हम उसका कैरेक्टर डिस्क्राइब करेंगे। नूडल बहुत ही इंटेलिजेंट है और बहुत ही सेंसिबल कैरेक्टर है, लेकिन जैसे थिंक टैंक वहाँ का रूलर है ना, जो नूडल है वो एक अप्रेंटिस है। अप्रेंटिस मीन्स जो नया नया आया है, अभी सीख रहा है। किसके किंगडम में? थिंक टैंक के किंगडम में। नूडल को अच्छे से पता था कि थिंक टैंक किसी भी तरह की ऑपोजिशन को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो थिंक टैंक को उसी तरीके से डील करता था ताकि उनको किसी भी तरह से नूडल की कोई बात बुरी ना लगे। तो नूडल थिंक टैंक को सजेशंस तो देता था, लेकिन वो इस तरीके से देता था कि किसी भी तरह से थिंक टैंक को ये ना लगे कि ये मुझसे ऑपोजिट बोल रहा है। तो वो अपने सजेशंस को क्या बोलता था? अ क्लाउडी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं तो जस्ट थोड़ा सा कुछ राय देने की कोशिश कर रहा हूँ। और वो अपने आप को थिंक टैंक के सामने बहुत ही तुच्छ समझता था। वो थिंक टैंक को बोलता था मैं तो आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ, बट फिर भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो किसी भी तरह से थिंक टैंक को हर्ट नहीं करना चाहता था। बट इन रियलिटी नूडल थिंक टैंक के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था और समझदार था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट गेसेस आर मेड बाय थिंक टैंक अबाउट द बुक्स फाउंड ऑन द अर्थ। जब थिंक टैंक और उसके बाकी साथी अर्थ पर पहुंच चुके थे और वो एक लाइब्रेरी में थे, तो उसने बुक्स के बारे में क्या गेसेस लगाए? सबसे पहले जैसे ही थिंक टैंक ने बुक्स को देखा, उसने कहा ये हैं सैंडविचेस, क्योंकि उससे दिखने में वो एक सैंडविच जैसे लग रहे थे। और उसने बाकी क्रू मेंबर्स को कहा कि इनको खा के देखो। तो सबसे पहले ऑर्डर किसको मिला? सर्जेंट ओब को, कि इसकी एक बाइट लो। वो उसकी एक बाइट ले लेता है, लेकिन उसे वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगता। अब सभी क्रू मेंबर्स में से सबसे इंटेलिजेंट कौन था? सबसे इंटेलिजेंट था नूडल। नूडल सजेस्ट करता है कि जो अर्थ के लोग हैं ये इसको खाते नहीं हैं, बल्कि ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, मतलब इसके थ्रू वो एक दूसरे से बात करते हैं। तो जैसे ही थिंक टैंक को ये बात पता चलती है तो वो फटाफट ऑर्डर निकाल देता है, सभी लोग इस कम्युनिकेशन डिवाइस से सुनने की कोशिश करेंगे। तो जो बाकी क्रू मेंबर्स हैं वो इन बुक्स को अपनी ईयर के पास रखते हैं और सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थिंक टैंक के ऑर्डर को कोई भी मना नहीं कर सकता। बट उन्हें उसमें से कोई भी आवाज नहीं आती। फिर से नूडल बीच में आता है और एक और सजेशन देता है। वो कहता है कि अर्थ के लोग इन सैंडविचेस से सुनते नहीं हैं। वो क्या करते हैं? वो सिंपली इनको ओपन करते हैं और इनको देखते रहते हैं। अब थिंक टैंक को फिर से एक नई बात पता चल गई, तो वो एक नया ऑर्डर निकालता है। वो कहता है ये जो चीजें हैं ये सैंडविच नहीं है और ये कोई सुनने वाली डिवाइस भी नहीं है, ये तो आई कम्युनिकेशन के लिए, मतलब ये पढ़ने के लिए है। अब ये सारी बातें थिंक टैंक को किसने बताई हैं? नूडल ने। तो रियल में कौन इंटेलिजेंट है? नूडल। थिंक टैंक बहुत बड़ा फूल है। तो अब थिंक टैंक कैप्टन ओमेगा को ऑर्डर देता है कि एक ये जो कलरफुल सैंडविच है इसको उठाओ और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो रियलिटी में जो वो बुक है वो क्या थी? वो थी एक वॉल्यूम ऑफ नर्सरी राइम्स। वॉल्यूम मीन्स एक ऐसी किताब जिसमें बहुत सारी नर्सरी राइम्स है। और बुक का नेम क्या है ये आप लर्न कर लोगे। बुक का नेम है मदर गूज। मदर गूज। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस प्ले का, ये जो बुक है नर्सरी राइम्स की मदर गूज, इसने कैसे अर्थ को मार्शियन इन्वेजन से बचा लिया था? इट केम इन 2016। इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले बताएंगे थिंक टैंक जो है वो मार्स का रूलर था। उसने वहां के सभी लोगों को बोला था कि हम आज अर्थ पर हमला करेंगे। तो सबसे पहले उसने क्रू मेंबर्स को वहां पर भेजा ताकि वो जाकर पहले अर्थ की रेकी कर सके कि वहां पर क्या चल रहा है। और थिंक टैंक तब तक कहाँ रहा? वो खुद स्पेस में ही रहा। वहीं से वो क्रू मेंबर्स को ऑर्डर्स देता रहा। तो अब ये जो 3 क्रू मेंबर्स आए थे ये कहाँ पर पहुंचे थे? ये एक रूम में पहुंचे थे जिसमें हर जगह बुक्स ही बुक्स थी और उसे हम क्या बोलते हैं? लाइब्रेरी। लेकिन मार्स के लोगों को ये बात नहीं पता थी। थिंक टैंक तो उन बुक्स को देखकर बोलता है कि ये सैंडविचेस है, लेकिन नूडल उसको बताता है कि ये सैंडविचेस नहीं है, ये कम्युनिकेशन डिवाइस है।
अर्थ के लोग इसको पढ़ते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। तो फाइनली वो नूडल की सजेशंस पर सबको बोलता है कि तुम विटामिन खाओ और मुझे पढ़ के बताओ इन बुक्स में क्या लिखा है। तो वहां पर एक बहुत ही पुरानी बुक थी, ओल्ड नर्सरी राइम बुक, जिसका नाम था मदर गूज। उसमें काफी सारी राइम्स थी। अब जब थिंक टैंक उस बुक के बारे में सुनता है तो वो ये इंटरप्रेट करता है कि मुझे तो ये अर्थ के लोग बहुत ही बुद्धू लगते थे, लेकिन ये तो बहुत समझदार निकले। और बाकी राइम्स को पढ़ने के बाद वो इंटरप्रेट करता है कि अर्थ के लोग अपने एनिमल्स को भी अलग अलग टेक्निक सिखा रहे हैं, किस लिए, ताकि सब मिलकर मार्स पे हमला कर सकें। और जो राइम थी हम्टी डम्टी जो राइम है, उसको इंटरप्रेट करने के बाद थिंक टैंक को लगता है कि अर्थ के लोगों ने तो मुझे पहचान लिया और अब ये यहाँ कब्जा करने वाले हैं। तो वो सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी वहां से निकलो, अर्थ के लोग बहुत तेज हैं और ये हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं। तो थिंक टैंक इतना डर जाता है कि वो मार्स पे भी नहीं रुकता, वो उससे भी कई मिलियन दूर अल्फा सेंचुरी चला जाता है। तो इस तरह से जो वो ओल्ड बुक थी मदर गूज, जिसमें बहुत सारी नर्सरी राइम थी, एक बहुत ही सिंपल सी बुक थी, लेकिन थिंक टैंक बहुत बड़ा बेवकूफ था, उसने उसको गलत इंटरप्रेट किया और इस तरह से अर्थ पर मार्स का इन्वेजन रुक गया, सभी लोग वहां से भाग गए। तो यहाँ पर हमारे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप मिस ना करें, सभी को बहुत केयरफुली प्लान किया गया है एंड आई होप इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत हेल्प होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सभी पार्ट्स को प्रॉपर टाइम दें। थैंक यू, बाय बाय।